हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम और आज हम सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेलेवेंट था न्यूज़पेपर्स में। जो भी न्यूज़पेपर्स हम लोग कवर करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आसाम ट्रिब्यून और इकोनॉमिक टाइम्स में। तो ये दोनों टॉपिक आप डाउनलोड कर सकते हो। इनका जो भी पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन चैनल में मिलेगा। आगे हम बात करते हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, पावर्स ऑफ द स्पीकर। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्पीकर? जब हम बात करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या क्या पावर होते हैं, तो डायरेक्टली ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक बनता है, पॉलिटी का। और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया हुआ है काफी एक्सटेंसिवली, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि देखो, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, अकेले बीजेपी तो मेजोरिटी में आया नहीं। बीजेपी के साथ जेडीयू और जेडीयू के अलावा टीडीपी, ये तीन पार्टीज जो है मेन पार्टीज हैं एनडीए के अलायंस की। और भी पार्टीज हैं, बट जेडीयू और टीडीपी चाह रही है कि इन दोनों को स्पीकर का पोस्ट मिल जाए, स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा का पोस्ट मिल जाए। तो वही स्पीकर का पोस्ट इनको क्यों चाहिए? मिनिस्ट्री में इनको एक एक मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, और बाकी स्पीकर का पोस्ट ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं। स्पीकर का पोस्ट इसी से सिग्निफाई हो जाता है कि स्पीकर के पास पावर कितना होता है। बट उससे रिलेटेड एक टर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब टेम्पोररी स्पीकर। अगर हम मारेंगे प्रोटेम, तो प्रो टेम्पोर का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। तो देखो, जैसे ही लोकसभा चुन के आ जाती है, लोकसभा इलेक्ट होके आ जाती है, तो एक इंसान चाहिए जो उस दिन पहली सिटिंग में क्या करे, फर्स्ट सिटिंग में प्रीसाइड करे। फर्स्ट सिटिंग में प्रिसाइड करे। प्रिसाइड का मतलब क्या हो जाता है? एक तरह से लीड करे, आके पूरी हाउस को ऑर्डर में रखे, पूरी हाउस को लीड करे। सबको यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहां पे आके वो सबको गाइड करे, उसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर refers to a temporary speaker appointed to preside over the proceeding of लोकसभा, जब तक रेगुलर स्पीकर इलेक्ट नहीं हुआ है। तो अपॉइंटमेंट कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। किसको करते हैं? यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको किया जाता है। फंक्शंस ऑफ प्रोटेम क्या है? ओथ, ओथ दिलवाना। जो भी एमपी लोग आते हैं सबको एक एक करके क्या दिलाते जाओ? ओथ दिलाते जाओ। ओथ दिलाने के बाद सेकंड काम क्या होता है? जो स्पीकर है उनका इलेक्शन कराना, प्रिसाइडिंग ओवर सेशन। और जब तक नया स्पीकर नहीं इलेक्ट होता है तब तक सेशंस को वो क्या कर सकते हैं? प्रिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही नया स्पीकर चुन के आ गया, उनका काम खत्म हो गया, है ना? किसका? प्रोटेम स्पीकर का। अब बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या क्या है? स्पीकर का रोल इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर के बारे में और डिप्टी स्पीकर के बारे में। दोनों इलेक्ट होंगे एज सून एज मे बी, जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही हाउस का कमेंसमेंट हो जाएगा, जैसे ही लोकसभा बैठने लग जाएगी, उसके बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्पीकर को भी इलेक्ट कर लेना है और डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट कर लेना है। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 93। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी इन द हाउस। हाउस में सिंपल मेजोरिटी से स्पीकर इलेक्ट हो जाता है। मतलब जिस पार्टी का या जिस कोएलिशन का वहां पे क्या रहेगा, मेजोरिटी रहेगा, उसी का स्पीकर आएगा, नेचुरल है। द टर्म एंड विद द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। जब हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पुराने मेंबर को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, पुराने मेंबर का एमपी हुड चला जाएगा, तब तब क्या होता है? स्पीकर का जो पोस्ट रहता है वो खत्म हो जाता है, टर्म रहता है वो खत्म हो जाता है, टर्म पुराने वाले स्पीकर का। A motion of no confidence can be moved against the speaker with notice of 14 days as per the article 94 of the constitution। स्पीकर को बीच में भी हटाया जा सकता है, आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। बट बीच में हटाए जाने के लिए उनको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, और 14 डेज के नोटिस के बाद इनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए फिर क्या मेजोरिटी यूज होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होता है। इफेक्टिव का मतलब कि जैसे मान लो कि जितने हाउस में मान लो 543 मेंबर्स हैं, 543 मेंबर्स में 3 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, बन तो गए थे मेंबर लेकिन मन नहीं कर रहा है, तो फिर इफेक्टिव मेजोरिटी 540 हो जाती है, या इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होता है 540 हो जाता है। 3 सीट क्या हो जाएंगे? वैकेंट हो जाएंगे फॉर टाइम बिंग।
वहां पे बाई इलेक्शन होगा, दोबारा से जल्दी जल्दी इलेक्शन कराया जाएगा 3 सीट भरने के लिए। बट मान लो तब तक के लिए 3 सीट वैकेंट है, 3 मेंबर ने रिजाइन किया है, ध्यान रखना छुट्टी पे नहीं गया है, तो 540 का आप आधा करोगे क्या मिलेगा, 270 मिलेगा। 270 में एक सीट ऐड कर लो मेजोरिटी के लिए, तो 271 को क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी बोला जाएगा। तो जब स्पीकर को हटाना होता है तो कौन सा मेजोरिटी यूज करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी यूज करते हैं। और स्पीकर लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, स्पीकर इज ऑल्सो एमपी, तो लाइक एनी अदर मेंबर ही कैन फेस डिस्क्वालिफिकेशन। एमपी लोग जो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वगैरह, और बाकी जो भी एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग स्पीकर का भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की। ये कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम से, कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा इंडिया में 1989 से जनरली माना जाता है। 1989 से लेकर के अभी तक जो 2024 तक का स्पीकर है, वो आपको यहाँ पे जनता दल के स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के, टीडीपी के, शिवसेना के स्पीकर भी रहे हैं, है ना, सीपीआईएम के स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, तो ये सारे जो है स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। देयर आर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग स्पीकर, विच मीन्स एनी मेंबर इज इंटाइटल्ड टू बी कंसिडर। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि बस एमपी तो होना ही चाहिए, किसका होना चाहिए, लोकसभा का, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है। However, the post of speaker is distinct from other member, distinct होता है बाकी मेंबर से। इनके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग मतलब कि मान लो कि ये पहले वोट नहीं करते, पहले वोट नहीं करते, इधर से सारे अपोजिशन वाले, इधर से सारे सपोर्ट वाले वोट कर रहे हैं, वोट टाई हो गया, टाई के टाइम पे ये टाई ब्रेकर का वोट करते हैं, जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। द सैलरी ऑफ द स्पीकर इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी इनको मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, which flows from a statute voted on by house itself, जिसको हाउस खुद ही वोट कर रहा होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, पावर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के पावर क्या क्या होते हैं। हाउस को कंडक्ट करना, हाउस को कंडक्ट करना देखने में एक आसान काम लगता है, बट कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इज डिसाइडेड बाय स्पीकर इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस। गवर्नमेंट का बिजनेस क्या होगा वो स्पीकर डिसाइड करता है। प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंबर्स टू आस्क अ क्वेश्चन और डिस्कस एनी मैटर। लोकसभा में कोई मैटर डिस्कस करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्पीकर का क्या चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। There are rules and procedure for functioning of the house, but the speaker has vast power in ensuring these rules are followed. देखो, लोकसभा में रूल्स तो हैं ही, बट रूल्स कैसे फॉलो हो रहे हैं वहां पे भी वास्ट पावर किसके पास है, स्पीकर का। और क्या क्या प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर चूज किया जाना है, उस पर भी स्पीकर का बहुत तगड़ा कंट्रोल होता है। तो इसलिए स्पीकर का रोल जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। और स्पीकर के रोल के ऊपर देखो, इंडिया में एक तो स्पीकर का रोल हो गया और एक तो गवर्नर का रोल हो गया। जब भी आप देखोगे ना यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन देखोगे, अल्टरनेट ईयर स्पीकर गवर्नर, स्पीकर गवर्नर, किसी ना किसी एक पे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। दिस मेक्स द impartiality of the speaker a crucial check and balance for the opposition to have its say in the house. Questions and record क्या है, the speaker decides the admissibility of a question raised by a member as well as how the proceeding of the house is published. कोई भी क्वेश्चन अगर किसी मेंबर ने रेज किया है तो एडमिसेबल है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा, स्पीकर। और क्या क्या प्रोसीडिंग हुई है पूरे हाउस में दिन भर, उसको कैसे पब्लिश किया जाएगा, वो कौन चेक करता है, स्पीकर। जैसे मान लो कोई लोकसभा में कोई गाली गलौज हो रहा है या ऐसा कुछ गंदा रिमार्क आ रहा है, तो स्पीकर को पावर टू एक्सपंज है कि किसी का स्पीच, फुल स्पीच या पार्ट स्पीच को अनपार्लियामेंट्री बोल के वो एक्सपंज कर सकता है, पार्लियामेंट्री डिस्कशन से हटा सकता है। क्रिटिकल रिमार्क्स अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी में नॉट बी पब्लिश्ड इफ द स्पीकर डिसाइड टू एक्सपंज। तो यहाँ भी इम्पार्शियलिटी बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सब पावर्स ऑफ स्पीकर है। वाइस वोट्स डिवीजन, व्हेन द ट्रेजरी ब्रांचेज seem thin in the house, the speaker can disregard a request for division and push a bill through by voice vote. वॉइस वोट से बिल को पुश करा सकता है। कौन पुश करा सकता है, स्पीकर पुश करा सकता है। ठीक है, रूल्स और प्रोसीजर क्या कहते हैं, देखिए, रूल्स और प्रोसीजर कहते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस का लोकसभा में, कि दो साइड जो होते हैं लोकसभा में, एक गवर्नमेंट वाले, एक अपोजिशन वाले। गवर्नमेंट अपोजिशन वाले और कोई बिल पास हो रहा होता है, गवर्नमेंट वाले जनरली क्या बोलेंगे, आए,
है ना। अपोजिशन वाले जनरली जनरली बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे, नो। वैसे तो मिक्स एंड मैच आवाज आता रहता है, ठीक है। तो ए और नो से ही स्पीकर जो है निपटारा कर देते हैं कि ए वाली आवाज जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, ज्यादा साउंड इसमें ए वाले में ज्यादा था। इन सच केस द नेम्स ऑफ द वोटर्स शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। किसने ए में वोट किया वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है। वोट बाय डिवीजन इज इंपॉर्टेंट एज रिकॉर्ड फॉर posterity. An MP gets a chance to record dissent and show the mandate for her constituents. MP को वैसे चांस मिलता है ए और नए वाले केस में, ए एंड नो, है ना। ऐसा होता है। तो खैर ये सब प्रोसीडिंग्स में है, इतना डिटेल में आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स में ना स्पीकर इम्पार्शियलिटी impacts द ऑपोजिशन इज व्हेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड। 2018 की बात करो, YSHRP and TDP gave notice for a motion of no confidence। जब स्पीकर कौन थी लोकसभा में, सुमित्रा महाजन, उन्होंने हाउस को एडजर्न किया सेवरल टाइम्स मोशन को एडमिट करने के पहले, और फिर इसको पुट टू वोट किया। तो ये सारी चीजें हो जाती है। कास्टिंग वोट, ऑल्दो इट इज अ रेयर दैट a speaker is required to give her casting vote, it is a crucial function। 100 आर्टिकल क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, which talks about voting in the house। The chairman of Rajya Sabha or speaker or Lok Sabha or any person acting as such shall not vote in the first instance। फर्स्ट इंस्टेंस में लोग वोट नहीं करेंगे, but shall have an exercise of casting vote in the case of any equality of votes। वोट इक्वल हो जाएगा, तो चाहे स्पीकर होगा, चाहे लोकसभा का, और चाहे चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो कास्टिंग वोट करेंगे। कन्वेंशनली द स्पीकर वोट्स इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। स्पीकर कहाँ वोट करता है, फेवर ऑफ द गवर्नमेंट में ही वोट करते हैं कन्वेंशनली। अब बात करते हैं मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने का। जैसे देखो कि एक पार्टी के मेंबर अपनी पार्टी के ही अगेंस्ट बोल रहे हैं, या एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था। उससे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। इसके अंदर जो भी पावर है कि अगर कोई मेंबर डिफेक्शन करता है उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हो, ये पावर किसमें वेस्टेड है, ये पावर भी स्पीकर में ही डायरेक्टली वेस्टेड है। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका नाम था किहोतो होलोहान वर्सेस जुचिलह्यू इन 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, पावर किसके पास है, अल्टीमेट पावर स्पीकर के पास भी है, बट एकदम फाइनल पावर स्पीकर के पास है। उसके बाद जो उसका लास्ट फाइनल ऑर्डर होता है स्पीकर का, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब मे बी स्पीकर भी कुछ गलत कर दे, या फिर उसको स्पीकर का, अगर स्पीकर किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर रहा है, तो डिसक्वालीफाई करना क्या माना जाता है, डिसक्वालीफाई करना माना जाता है एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल, है ना, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस माना जाता है। तो उस केस में उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब अगर स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है। अब आप बात समझ में आ गई होगी। ये सब एग्जाम्पल्स है, कई बार ये देखो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे सीधे न्यूज़पेपर में आता है। आप लोग पूछते रहते हो सर एग्जाम्पल कहाँ से कलेक्ट करें, यहाँ से कलेक्ट करो। इन 2023 सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर टू इनिशिएट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमएलएज ऑफ उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे फैक्शन द शिवसेना एट द अर्लीस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, है ना। पेंडिंग पिटिशन पेंडिंग था, एक साल से ऊपर टाइम से भी पेंडिंग था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम रखा था कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी टाइम होगा वो 3 महीने के अंदर खत्म कर देना है, एक्सेप्ट इन कौन सा सर्कमस्टांस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो ऐसे में स्पीकर के पास अनलिमिटेड पावर हो जाता है ना। चलो हम सेकंड टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं, नीट। नीट का एग्जाम काफी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, खासकर इस साल। कंट्रोवर्सीज नीट में पहले से भी उठती हुई आ रही हैं जब से नीट इम्प्लीमेंट हुआ है। अब नीट क्या है, नीट जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट है उनको एडमिशन दिलाने के लिए, एक यूजी में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल में एडमिशन दिलाने के लिए एक एग्जाम है, एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, जिससे कि जितने भी ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, उसमें नीट के स्कोर के बेसिस पे वो क्या लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, वहां पे बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं।
तो जब से नीट ये आ रहा है तब से ही तमिलनाडु और कुछ और सदर्न स्टेट इसका बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है। तो अभी नीट में डायरेक्टली बहुत सारा झोल झाल देखने के लिए मिला है, रिजल्ट्स में थोड़ा बोगस देखने के लिए मिला है। इन सब चीजों पे यहाँ पे चर्चा करनी है हमें। Amid the uproar over the NEET UG result, there were declared on June 4, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Sunday said that his government was the first to foresee the hazard of NEET. Government ने first to see the hazard of NEET and undertook a large scale campaign against it. Large scale campaign लिया इसके against. Cause of concern क्या है? The result published 10 days ahead of the scheduled date have been questioned for several reasons. Several reasons से इसको क्वेश्चन किया गया। पहला रीजन तो यही था कि जब रिजल्ट आना था उससे 10 दिन पहले क्यों निकाल दिया, है ना। 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। लास्ट ईयर तक 2 3 4 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक ला रहे थे, 67 स्टूडेंट परफेक्ट 720 में 720 स्कोर लेके आए। 1500 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क दिया गया लॉस ऑफ टाइम की वजह से। 44 of topper getting grace mark for getting an answer wrong only because a version of class 12 NCERT textbook had an inaccuracy. बहुत सारे टॉपर्स जो है 44 ऑफ टॉपर्स गेटिंग ग्रेस मार्क, उनको ग्रेस मार्क्स मिला फॉर गेटिंग एन आंसर रॉन्ग आंसर की वजह से, है ना। क्योंकि क्लास 12 एनसीईआरटी कुछ और चीज मेंशन करता है। करंट सिनेरियो क्या है? नीट यूजी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर सेटअप हुआ है टू रिव्यू द रिजल्ट ऑफ दीज हु गोट ग्रेस मार्क्स। तो एक ये वाली बात हो जाती है। तो एक नया कमिटी बनाया गया है, कमिटी एनटीए के अंदर ही, जो ग्रेस मार्क्स को देखेगी कि ग्रेस मार्क जो दिया गया सही दिया गया गलत दिया गया। तो ये किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये एनटीए कर रहा है। कांग्रेस लीडर हैव आस्क्ड फॉर अ प्रोब सुपरवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक प्रोब सुपरवाइज करे, ऐसा कांग्रेस लीडर महाराष्ट्र वगैरह में मांग रहे हैं। कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट जा रहे हैं, और भी डिमांड आ रहा है कि पूरा इस साल का नीट का रिजल्ट कैंसिल किया जाए, एग्जाम ही कैंसिल किया जाए, फ्रेश एग्जाम कराया जाए। फाइंडिंग्स ऑफ रंजन कमेटी। रंजन कमेटी किसने बिठाया था? तमिलनाडु में बिठाया था, काफी दिन पहले ही रंजन कमेटी बिठा दिया था उसने। द रंजन कमेटी फाउंड दैट आफ्टर नीट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017-18, fewer students from rural areas, those studying in the Tamil medium, those from families with lower income, and those from Tamil Nadu State Board School secured admission in medical college in the state. तो ये जो कमेटी थी वो सिर्फ तमिलनाडु के बारे में बात करती है कि जब से नीट लागू हुआ, नीट ऑल इंडिया में लागू हुआ, तो नीट लागू होने के बाद से जो तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कम हो गया। जो लोअर इनकम के फैमिली से बच्चे हैं उनका सिलेक्शन भी कम हो गया, है ना। तमिल मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कम हो गया। रूरल एरिया से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कम हो गया। और इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों का सिलेक्शन क्या है? काफी ज्यादा बढ़ गया। पहले भी इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा होता था, बट और ज्यादा बढ़ गया। अब ये तमिलनाडु रिलेटेड डेटा है, क्या इसको याद रखना है किसी काम का है? नहीं, इतना ज्यादा काम का तो नहीं है। एक दो डेटा आप याद रख सकते हो जिसको आप ऐसे वगैरह में कहीं भी यूज कर सकते हो। डायरेक्टली तमिलनाडु का डेटा आपके बहुत काम का नहीं आएगा। फ्रॉम 2010-11 टू 2016-17 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को 80.2% से 85% सीट मिला मेडिकल कॉलेज में। तमिलनाडु स्टूडेंट्स को 20% के आसपास सीट मिला है ना, 15% तक सीट मिला। बाद में धीरे धीरे ये संख्या घटने लगी। देखो अभी तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को कितना सीट मिलता है? 1.6 से 3.27। तो ये परसेंटेज जो 20 था 15 था वो 1.6 3.27 आ गया। ये बहुत ज्यादा घट गया है ना। तो ये बहुत ज्यादा घटना रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में पहले इन प्री नीट पीरियड, नीट के पहले 2010-11 से 16-17 तक स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरियाज सिक्योर्ड 61.5% सीट ऑन एवरेज इन गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल। बाद में नीट के बाद ये संख्या 50% से भी नीचे गिर गया। अर्बन स्टूडेंट का जो शेयर है वो बढ़ गया, काफी बढ़ गया, है ना। तो ये सब चीज है तमिलनाडु के डेटा से रिलेटेड। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट बोर्ड है तमिलनाडु का, वो ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड बनाता है रादर देन कि नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है रादर देन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट, जो 12th का वहाँ पेपर होता है उसमें जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा अच्छा एक तरह से पैरामीटर है। नीट वाला अच्छा पैरामीटर नहीं है।
ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि जो भी बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं 99% बच्चे कोचिंग लिए हुए रहते हैं, उनको पहले से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली हुई रहती है। तो जो वीक बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको इतना कोचिंग नहीं मिल पाता है और इस वजह से उनका शेयर और ज्यादा घट जाता है। पैनल क्या रेकमेंड करता है, ये जो रंजन पैनल है, रंजन कमेटी, ये रेकमेंड करता है कि इस नीट को इमीडिएटली हटा देना चाहिए। एचएससी स्कोर जो होता है उसको नॉर्मलाइज करके उसी को एडमिनिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया बना दिया जाना चाहिए। ठीक है। इट ऑल्सो सेड दैट सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर डेमोग्राफिक एडवर्सिटीज दैट मे रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मे बी आइडेंटिफाइड। अगर गरीब बच्चा है तो सोशियो इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक एडवर्सिटीज मतलब बहुत दूर रहता है जंगल में या ऐसे ट्राइबल रीजन में, तो वहां पे ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कर नहीं पाएगा। तो एक डाइवर्सिटी एडवर्सिटी स्कोर होना चाहिए जो उसके मार्क्स में ऐड कर दिया जाए। फॉलोइंग दिस रिपोर्ट इन हिज एक्स पोस्ट स्टालिन, जो वहां के सीएम है स्टालिन, वो लिखते हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन इन द रिपोर्ट अ बिल सीकिंग एग्जम्पशन फ्रॉम नीट। एक बिल तमिलनाडु ने पास किया कि जिससे कि तमिलनाडु स्टेट को नीट से एग्जम्पशन मिल जाए और वो लोग एग्जाम करा पाए। वो लोग का नीट के जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ वो 12th बेस बोर्ड के बेसिस पे ही एग्जाम वहाँ पे सिलेक्शन करा पाए, ऐसा एक बिल ये लोग लेके आए। अब ये बिल पास तो करा लिया है इन लोगों ने, लेकिन प्रेसिडेंट का एसेट नहीं मिला है। प्रेसिडेंट का एसेट एसेंट मतलब स्वीकृति नहीं मिला है, बहुत ज्यादा डिले गवर्नर के साइड से भी ऑलरेडी हो चुका है। 2021 में, 22 में इन लोगों ने बहुत बार ये बिल पास कराने की कोशिश करी है। और 12th बेसिस के मार्क्स पे ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथी कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि अभी काफी न्यूज में चल रहे हैं। स्पीकर वाला काफी रेलेवेंट है, जो प्रीलिम्स मेंस हर जगह रेलेवेंसी रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।